अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज का जो हम टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट इसको एक दूसरा नाम अगर आप करें तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली जब हम सी प्लस प्लस को पढ़ते हैं या फिर जब हम बी एस सी एस या कंप्यूटर साइंस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग। जिसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था पी एफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नाम से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक न्यू सब्जेक्ट रिगार्डिंग पढ़ा। ये भी एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें यह है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर कोड को हम ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इसके अंदर तीन वर्ड्स आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है ओ, सेकंड भी आ रहा है ओ और थर्ड आ रहा है हमारे पास पी। सबसे पहले हम पी को डिस्कस करते हैं। पी को कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम जब कोई भी हमने प्रोग्राम बनाना हो, जब हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करना हो, इकट्ठा करना हो, गैदर करना हो या जमा करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी एक लैंग्वेज के अंदर हम जब हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम एक प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप जो है कंसिडर करें कि आपने क्या करना है, एक मूवी को प्ले करना है। ठीक है, मूवी को प्ले करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर चाहिए। ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को लेता है, गेट करता है और उन इंस्ट्रक्शंस को रन करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मूवी है। ठीक है, मैं मूवी क्या करता हूँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर को देता हूँ। वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या करता है, उस मूवी को प्ले कर देता है। अब वो जो सारी सारी मूवी है वो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम क्या करते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर या गिवन टू द सॉफ्टवेयर, जो हम किसी एक सॉफ्टवेयर को देते हैं जो कि हमने वीएलसी मीडिया प्लेयर को दी। वीएलसी मीडिया प्लेयर ने क्या किया, उन सबको रीड किया, उनको अंडरस्टैंड किया, देन उनको हमारे सामने रन कर दिया। ठीक है, हम उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। अब वो जो वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, बेसिकली इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं हम मल्टीपल प्रोग्राम बनाते हैं या फिर मल्टीपल अगर आप बैंक सिस्टम की एग्जांपल लें तो आपका एटीएम कार्ड है। ठीक है, आप एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हो इसके अंदर, एटीएम मशीन के अंदर, तो क्या करता है, सारा सारा डाटा उस टाइम आपके पास आ जाता है। वो आपके कार्ड को अंडरस्टैंड कर जाता है। वो बेसिकली मशीन ने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया, बेसिकली उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो क्या करता है, उसको मशीन को हेल्प करता है जिसके थ्रू वो क्या करती है, कार्ड को अंडरस्टैंड करती है। वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो बेसिकली एक प्रोग्राम है। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आ रही है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली यू कैन से दैट जब हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जब हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, हमने किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर कुछ डाटा गेट करना हो तो हम कोई किसी एक जो है ना हमारे पास कोई मिडल वेन होता है जिसके थ्रू हम सारा सारा डाटा गेट कर लेते हैं और उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो चूंकि ऑब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है क्लासेस का। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्लासेस का। ठीक है, तो हम क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस के अंदर हमने डिफरेंट डाटा को गेट करना होता है। क्लासेस से हमने डिफरेंट डाटा को गेट करना होता है जिसको हमने मेन फंक्शन के अंदर गेट करना होता है। तो वो मेन फंक्शन के अंदर डाटा हम बेसिकली ऑब्जेक्ट की मदद से लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा ना हम ऐसे करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी जो है ना क्लासेस की, जो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैंने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लासेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास को डिस्कस करते हैं। क्लास क्या है, अब देखिए जिस तरह आपने सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर जितने भी सी प्लस प्लस पढ़ी थी उसमें आपने ये चीज़ें देखी थी कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होती है जिसको मेन फंक्शन का नाम दिया जाता है। जिसको क्या किया जाता है, मेन फंक्शन का नाम दिया जाता है। जिस तरह के आपने वो मोस्टली आपने इसको
इस तरीके से लिखा होगा इंट मेन, या फिर आपने वाइड मेन के नाम से लिखा होगा। ठीक है, अब जब भी आपने ये काम किया, ठीक है, आपने कोई ना कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसको आपने या फिर इस तरीके के साथ भी लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके के साथ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है ये वाइड क्या है, और एक हमारे पास आ जाता है ये मेन क्या है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करके पढ़े तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, निशान लगा देता हूँ, आपको मे भी इससे थोड़ी सी समझ आ जाए। हमारे पास बेसिकली ये जो वाइड है इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप। ठीक है, और ये जो हमारे पास मेन है इसको कहते हैं नेम ऑफ द फंक्शन। क्या कहते हैं, नेम ऑफ द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दो हम पैरेंथेसिस को ऐड करते हैं इस तरीके के साथ, और ये बेसिकली हमें बताती है कि ये फंक्शन है या क्या है। कोई भी आपके पास फंक्शन होगा तो फंक्शन की निशानी ये फंक्शन को समझने के लिए कि आप क्या ये फंक्शन है या फिर क्या है, उसके आगे ये दो पैरेंथेसिस लगा दी जाती है जिससे हमें पता चल जाता है ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बेसिकली एक एरिया आ जाता है जो कि नीचे है, उसको मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सारा सारा एरिया इसको भी ये वाला एरिया। ठीक है, इसको कहा जाता है जी बॉडी ऑफ द फंक्शन। जब हमने कोई भी प्रोग्राम, छोटा से छोटा प्रोग्राम भी लिखना होता है, हमें ये कम से कम तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जब हमने सिंपल सी प्लस प्लस के अंदर काम किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये शुरू में करते रहे हैं, जब हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी या फिर प्रोग्रामिंग वन पढ़ी तो उसके अंदर हमने ये सारी सारी चीजें की। ठीक है, अब हम मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है और वहां से आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं चार, उसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना इसका दो पेंसिल लगा के यहाँ लिखते हैं कॉल आयो डाटा। ठीक है, इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कहते हैं stdio। ठीक है जी, उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लिखते हैं वाइड वाइड मेन। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं है a प्लस बी, और यहाँ पर लिखते हैं जीरो वैल्यू ऑफ यहाँ पर आप लिखते हैं ch, और ये हमारा फंक्शन क्लोज हो। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है आप लोगों के सामने, जो कि हम आप पहले चीजें करते रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ना मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चीजें क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, इनको कहा जाता है हेडर फाइल्स। क्या कहा जाता है, हेडर फाइल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, थोड़ा सा हेडर फाइल्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हेडर फाइल्स क्या होती है। हेडर फाइल्स बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स, वो वाली फाइल्स होती है जो कि बिल्ट इन फाइल्स होती है, जिनको हम अपने सिस्टम के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी बनी बनाई है, हमने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम बनाते हो दो नंबर को ऐड करने के लिए, या फिर आप क्या करते हो,
कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हो, या फिर आप जब आप हमारे पास कैलकुलेटर बनता है तो कैलकुलेटर के अंदर किसी 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मॉड्यूलस। मैं कहता हूँ उसमें से हमने कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो एडिशन परफॉर्म करेंगे, हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब उसको कैसे पता चलेगा कि यही क्या, सॉरी उसको कैसे पता चलेगा कि हमने जब प्लस का निशान लगा दिया, ये प्लस क्या है, ठीक है। ये बेसिकली ऑलरेडी डिफाइंड चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही डिफाइन कर दी, जो कि उसको बता रहा है कि ये प्लस का मतलब क्या है, ये माइनस का मतलब क्या है, ये वाइड का मतलब क्या है, ये इन मेन का मतलब क्या है, ये पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, ये गेट ch का मतलब क्या है। ये सब कुछ सब पहले ही हमें डिफाइन मिला हुआ होता है, ठीक है, ऑलरेडी बना बनाया है, और ये इन फाइल्स के अंदर लिखा जाता है, हेडर फाइल्स के अंदर, ठीक है। अगर हम हेडर फाइल्स को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है शार्प। शार्प बेसिकली हमारे पास प्री डिफाइंड जो ना सिंबल होता है जिसको हमने हर सूरत लिखना ही लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ रही है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूड करो किसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। ये जो हम प्रोग्राम नीचे लिख रहे हैं इसके अंदर इंक्लूड का मतलब होता है हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। उसके बाद आ जाता है किसको इंक्लूड करना है, उस फाइल का नाम जिसके अंदर वो सारे के सारे प्रोग्राम के, वो सारी सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारे के सारे वेज, वो सारे के सारे मेथड्स लिखे हुए हैं जिनको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है। अब हमने उन फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड करवाना है। और यहाँ पर लिखा है कौन आया डॉट एच। कौन आया डॉट एच बेसिकली एक फाइल का नाम है जो ऑलरेडी बनी बनाई है और हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर है, और हम इसको क्या करने हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन आयो डॉट एच। डॉट एच क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन है और उस फाइल की, जिस तरह अगर हम कोई पिक्चर लेते हैं तो हम उसकी एक फाइल जो है एक्सटेंशन लिखते हैं डॉट जेपीजी, ठीक है। अगर हमने कोई मूवी देखनी है तो हमने मूवी के एक्सटेंशन रखते हैं डॉट एमपी4। तो बेसिकली दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल। अब ये डॉट एच हमें बताती है कि क्या है, हेडर फाइल है, क्योंकि डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल की एक्सटेंशन, ठीक है। कौन आयो डॉट क्या है, कौन आयो क्या है, बेसिकली एक फाइल का नाम है जो कि हेडर फाइल है जिसको हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है अपने सिस्टम के अंदर। इसी तरह ये एक्सटीडीआईओ डॉट एच भी एक हेडर फाइल है जिसको हमने अपने सिस्टम के अंदर यूज किया है। अब ये जो वर्ड लिखे हैं stdio डॉट एच, कॉर्नर डॉट एच, इनके अब जो ये बेसिकली फाइल्स के नाम है। अब हर फाइल के नाम जो हमने रखा हुआ है उस फाइल के नाम के अंदर बेसिकली उसकी डेफिनेशन सारी सारी पड़ी हुई है, ठीक है जी। उसकी क्या पड़ी हुई है, डेफिनेशन पड़ी हुई है। अब कौन आयो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। सी ओ एन मीन कंसोल, आई मीन इनपुट, ओ मीन आउटपुट। कंसोल का मतलब होता है ब्लैंक स्क्रीन, जहां पर आपने आउटपुट लेनी है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये हमारे पास सारी की सारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर हमने आउटपुट लेनी है तो इसको कहते हैं ब्लैंक स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कराऊं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक, मैं कोई भी एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन करता हूँ, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ सी एम टी, सी एम, ठीक है। जैसे मैंने सीएमडी लिखा, ये मेरे पास सारी सारी आ गई, ये ब्लैंक स्क्रीन है, इसको कहते हैं कंसोल, ठीक है ना। मतलब कंसोल के ऊपर इनपुट और कंसोल के ऊपर आउटपुट। अगर वो कहता है आपने कंसोल के ऊपर इनपुट लेनी है, कंसोल के ऊपर आउटपुट लेनी है, तो इसको हम कहते हैं कॉन आयो, ठीक है। और ये एक फाइल का नाम है जिसके अंदर ये सारे सारे कॉन आयो के फंक्शन इंप्लीमेंटेड है। इसी तरह stdio डॉट एच भी इसी तरह कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने लिखा है वाइड। वाइड बेसिकली हमारे पास है रिटर्न टाइम, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हम देते हैं। जब हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर डेटा को इनपुट करवाना होता है, ठीक है। आपको पता है जब हमारे पास अगर कोई भी प्रोग्राम आ जाए ना, हम उस प्रोग्राम के अंदर दो ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक इनपुट और एक हमारे पास आ जाता है आउटपुट, ठीक है जी। एक इनपुट और एक आउटपुट। अब इनपुट का मतलब होता है हमने उसको कुछ ना कुछ देना है, और आउटपुट का मतलब होता है हमने उससे कुछ ना कुछ लेना है। लेट्स सपोज आप कैलकुलेटर के अंदर मैं कहता हूँ कि 10 10 प्लस 20 करो, ठीक है। तो 10 क्या है बेसिकली इनपुट, 20 क्या है इनपुट, प्लस क्या है ऑपरेटर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को मेरी क्लियरली पता चल जाए 10 प्लस 20, ठीक है जी। अब मैंने दो चीजें यहाँ पर लिखी हैं। अब 10 क्या है बेसिकली इनपुट, 20 क्या है ये भी इनपुट है, प्लस क्या है ये भी एक इनपुट है। लेकिन अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं। ये है हमारे पास 30, हमारे पास आ जाता है 30, ठीक है। अब ये 30 बेसिकली क्या है, हमारे पास एक आउटपुट है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक आउटपुट है। अगर हम जो है ना इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली इनपुट, क्या है इनपुट। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास बेसिकली इनपुट है और ये हमारे पास क्या है बेसिकली आउटपुट। अब जब हम किसी भी प्रोग्राम को इनपुट देते हैं तो इनपुट हम देते हैं तो साथ सबसे पहले जो सिस्टम क्या करता है, जब हम उसको कोई भी चीज देते हैं, लेट्स सपोज मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया है तो ए सिस्टम के अंदर गया है, तो इस सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, उस ए को स्टोर करेगा,
ठीक है, क्या करेगा, उस ए को स्टोर करेगा। जब हमने उसको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमें कुछ मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी क्या है, बेसिकली ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कहते हैं मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारे पास जो बेसिकली लोकलाइजेशन होती है मेमोरी को, इस तरह की होती है। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी की लोकलाइजेशन इस तरह की होती है। अब यहाँ पर हमने 10 स्टोर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर हमने 20 स्टोर कर दिया। अब बेसिकली जब हम स्टोर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये बेसिकली उसके अंदर इनपुट कंसीडर होगी। ठीक है, अब वो कहते हैं सबसे पहले हमने क्या करना था, बेसिकली हमें मेमोरी चाहिए थी, मेमोरी चाहिए होती है, चाहे हमने इनपुट लेनी है चाहे हमने आउटपुट लेनी है। तो सबसे पहले हम जब कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं उस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो जो हमें फंक्शन आउटपुट देगा वो आउटपुट किस फॉर्म में होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 10 प्लस हमने 20 किया तो हमारे पास 30 आया। ये 30 क्या है, क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है, क्या ये एक पॉइंट वाली वैल्यू है, क्या ये करैक्टर वैल्यू है, क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है। तो उसको जिसके अंदर भी हमें वो पूरा पूरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करना होता है उसको कहते हैं अब वो टाइप कौन सी है। अगर तो वो हमें टाइप पता है तो हमने यहाँ पर मेंशन करना होता है कि वो कौन सी टाइप है। अगर हमने नहीं पता तो हमने यहाँ पर सिंपल लिख देना होता है वाइड। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर हमें टाइप नहीं पता तो हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया वाइड। वाइड का मतलब होता है एम्प्टी, नथिंग। ठीक है, अगर हमें पता है कि ये इंटीजर है तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इंट। अगर हम पता है कि ये करैक्टर है तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं चार। तो इसको कहा जाता है रिटर्न टाइप, मतलब वो वाला फंक्शन जिस फॉर्म में हमें वैल्यू को रिटर्न कर रहा है उसको कहते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, हम यहाँ पर रिटर्न टाइप मेंशन करनी है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन जो जिसके अंदर हमने काम करना है उसका नेम। अब जब चूंकि मेन है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, जब हमने कोई भी प्रोग्राम करना हो तो हम सब एक फंक्शन उसके अंदर मस्ट यूज होता है और उसको मेन कहते हैं। वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और किसी भी फंक्शन की निशानी क्या है, उसके आगे ये पैरेंथेसिस आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना होता है। अब चूंकि यूजर से इनपुट लेनी है, इनपुट के लिए हमें डाटा स्टोर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने इनपुट के लिए कुछ वेरिएबल ले लिए ए और बी। int a इक्वल ले लिया 10 के, int b इक्वल ले लिया 20 के। अब हमने चूंकि आउटपुट भी लेनी है तो आपको पता है आउटपुट भी हमने सबसे पहले मेमोरी के अंदर स्टोर होगी तो हमें डिस्प्ले होगी, तो हमने इसके लिए क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया सी नाम का और उसका हमने क्या कर दिया ए प्लस बी कर दिया। अब ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी और बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली किसके पास आ जाएगी, सी की। और साथ में हमने सी को क्या कर दिया, आउटपुट करवा दिया, और यहाँ पर हमें 20 इस तरह का जोड़ के ऊपर मिल गया। ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली इस तरह की आएगी। ये हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसके अंदर सारे सारे काम हुए पड़े हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जो कि सारी सारी चीजें आपने पढ़ ली हुई है। ठीक है, इनको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले आपको ये सारी सारी चीजें बता दी हैं। तो अब हम अपने जो है ना बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। वो पता है कि अब जब हमने यहाँ पर सारे के सारे काम किए, अब देखिए हमने एक फंक्शन परफॉर्म करना था तो हमने फंक्शन के अंदर उसको भी परफॉर्म किया। अब हमने सेकंड फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो उसी फंक्शन के अंदर हम करते हैं, थर्ड भी परफॉर्म करना है तो उसी के अंदर कर देते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ द मेमोरी होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मेमोरी को अब देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ही एक एडिशन का साथ साथ सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी ले लेता हूँ, डिवीजन का भी ले लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का भी ले लेता हूँ। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने सिर्फ एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जब हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होता है ना तो वो हमेशा फंक्शन से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोग्राम है, ठीक है, जब हमने उसको स्टार्ट करना है तो वो हमेशा इधर से स्टार्ट होगा और इधर एंड होता है। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ मैंने क्या करना है, फंक्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या करना है, मल्टीपल सॉरी मैं कहता हूँ जो है ना मैंने चार ऑपरेशन यूज किए, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, मॉड, पांच ऑपरेशन इस्तेमाल किए। अब मैंने जैसे ही इस फंक्शन को रन किया, मुझे एक फंक्शन की जरूरत है, मैंने सिर्फ एडिशन पर परफॉर्म कर लिया, लेकिन फंक्शन के अंदर कितने ऑपरेशन लिखे हैं, पांच। अब मुझे एक की जरूरत है लेकिन परफॉर्म उसने सारे के सारे किए। अब जब सारे के सारे परफॉर्म किए तो सबको स्टोर करना है हमने मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें जरूरत एक की थी लेकिन हमें पांच के लिए मेमोरी चाहिए। चाहे हमने इस्तेमाल एक को करना है लेकिन हमें मेमोरी कितने के लिए चाहिए, पांच के, पांच के लिए मेमोरी चाहिए। तो इस वजह से वो क्या हो रहा था, इसको कहते हैं कि लॉस ऑफ द मेमोरी, हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा लॉस हो रही थी। तो मेमोरी को बचाने के लिए, ठीक है ना, हम और इसके अलावा देखें हमने चूंकि एक फंक्शन चाहिए, हमने सिर्फ एडिशन लेनी है लेकिन साथ सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, मॉडुलस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तब देखिए जब इतने ज्यादा फंक्शन, जब इतने ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो हमारी डेफिनेटली मेमोरी लॉस होगी। ठीक है, मेमोरी लॉस होने के साथ साथ जब भी वो सारी सारी चीजें कंपाइलर रीड कर रहा होगा तो हमारा बेसिकली टाइम भी वेस्ट होगा।
ऐसी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर उसने एक लाइन को रीड किया, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये चीज़ ये मेंशन है, मैं कहता हूँ हमने इस लाइन को रीड किया, कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, फिर इस लाइन को रीड किया, उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, फिर इस लाइन को हमने रीड किया, ठीक है ना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब उन सारी लाइनों को रीड करेगा मतलब तो हमारे पास 4 एक्स्ट्रा ऑपरेशन थे, 4 एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमारी मेमोरी बेसिकली सॉरी हमारा टाइम बेसिकली इंक्रीज कर गया, क्योंकि हमें ज़रूरत तो है, हम बाकी के 3 क्यों परफॉर्म करें, हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी लेक्चर हम फिर से मिलेंगे।